आंचल अपनी सास सुमित्रा के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। तो वहीं घर की आर्थिक व्यवस्था को चलाने के लिए आंचल के पति दीपक को शहर जाना पड़ता था। आंचल, मैं हर महीने शहर से पैसे भिजवाता रहूंगा और अगर कभी मौका मिला तो तुमसे और माँ से मिलने भी आ जाऊंगा। आप अपना ख्याल रखना और समय समय पर खाना खाते रहना, हमें आपकी बहुत याद आएगी। मैं अपना ख्याल रखूंगा, तुम बस घर में अपना और माँ का ख्याल रखना। आई मिस यू टू। अरे बेटा, अब तू बात ही करता रहेगा या जाएगा भी? लेट हो रहा है, जा, ऐसा ना हो कि बस छूट जाए। हाँ माँ, जा रहा हूँ। अब थोड़ी देर बाद दीपक शहर के लिए चला जाता है। दीपक के जाने के बाद आंचल को कुछ अच्छा नहीं लगता और उसका मन घबराने लगता है। माँ जी, पता नहीं क्यों जब से दीपक जी शहर गए मेरा मन बहुत ही बेचैन हो रहा है। भगवान सब ठीक रखना। अरे बहू, दीपक कोई छोटा बच्चा थोड़ी है, तो बेकार ही डरती है। वैसे भी अपने गांव से दीपक कोई अकेला शहर थोड़ी गया है गांव करने, उसके साथ और भी तो लोग गए हैं और शहर में उसकी बहुत अच्छी नौकरी लगी है। तू फिक्र मत कर। आप शायद बिल्कुल सही कह रही है माँ जी, मैं शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। इस तरह से आंचल सारी बातों को नजरअंदाज कर देती है। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और हर महीने दीपक अपने घर वालों के लिए खर्चा भेजता है। ऐसे ही एक दिन दीपक जी, आपको 6 महीने हो गए, आपसे मिलना तो दूर की बात है, समय पर आप फोन भी नहीं करते। आप जानते हैं अभी कुछ दिन पहले माँ जी की कितनी तबीयत खराब हो गई थी। आंचल, मैं काम में इतना बिजी होता हूँ कि फोन करने का समय ही नहीं मिलता और वैसे भी मालिक छुट्टी नहीं दे रहा जो गाँव आ सकूं। वैसे अब माँ की तबीयत कैसी है? पहले से ठीक है, पर अब वो आपको याद करती है। कुछ भी करके कुछ दिनों की छुट्टी लेकर एक बार गाँव तो आ जाओ। यहाँ पर सब मुझसे आपके बारे में पूछते हैं। गाँव वाले पूछते हैं तो पूछने दो। पैसा ज्यादा जरूरी है या मेरा गाँव आना? अच्छा, मैं रखता हूँ, बहुत काम है। इस तरह से दीपक बिना अपनी माँ से बात किए फोन रख देता है और समय यूं ही बीतता जाता है। और समय के साथ धीरे धीरे दीपक पैसे भिजवाना भी बंद कर देता है। पता नहीं शहर में मेरा बेटा कैसे रह रहा है, क्या हुआ उसके साथ। कुछ महीनों से तो उसने पैसे भी नहीं भेजे। अरे पैसे की तो छोड़ो, फोन भी नहीं करता, और अगर हम फोन की बात करें तो फोन नहीं उठाता। बहू, तू एक बार फिर से फोन करके देखना, क्या पता इस बार फोन उठा ले। सुमित्रा के बार बार कहने पर एक बार फिर आंचल दीपक को फोन लगाती है, पर इस बार भी दीपक आंचल के किसी भी फोन का कोई जवाब नहीं देता। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। माँ जी, आज मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही है। मैं एक बार दीपक जी को फोन करके देखती हूँ, क्या पता आज वो मेरा फोन उठा ले। इतना बोलकर आंचल एक बार फिर से दीपक को फोन करती है, पर इस बार दीपक का फोन कोई इमली नाम की औरत उठाती है। हेलो, कौन? किससे बात करनी है? मुझे दीपक से बात करनी है। और तुम कौन हो? मेरा पति का फोन तुम्हारे पास कैसे? क्योंकि मैं दीपक की दूसरी पत्नी बोल रही हूँ और इस समय दीपक मेरी बाहों में है और वो तुमसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो कृपया करके फोन रखो। इतना बोलकर इमली फोन रख देती है, पर जैसे ही आंचल को ये पता चलता है कि उसके पति ने शहर में दूसरी शादी कर ली है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और ये बात आंचल रोती हुई अपनी सास को बताती है। माँ जी, मैं कहती थी ना आपको कि मेरा मन बहुत घबरा रहा है। उन्हें शहर मत जाने दो। देखो, उन्होंने शहर में दूसरी शादी कर ली। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। बहू, तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी, तू फिर से फोन कर। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई माँ जी, उन्होंने दूसरी शादी कर ली और मेरी सौतन ले आए। और सौतन ऐसी वैसी नहीं है, एक नंबर की बेशरम है। बताओ, फोन पर मुझसे इस तरह से बातें कर रही थी। जहाँ एक तरफ आंचल को रो रो कर बुरा हाल था, तो वहीं दूसरी ओर दीपक के शहर में नौकरी जा चुकी थी। अब उसके पास रहने और खाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए दीपक अपनी दूसरी बीवी इमली के साथ गांव आता है, जहां आंचल अपनी शहर से आई बेशरम सौतन को देख दीपक से कहती है, अरे ये औरत तो है ही बेशरम, जो गांव में इतने छोटे छोटे कपड़े पहन कर आ गई और घर में भी। देखो इस बेशरम को कैसे आपसे लिपट कर खड़ी है। मैं पूछती हूँ, आपकी शर्म कहाँ गई जो आपने मेरे होते हुए मेरे लिए बेशरम सौतन शहर से लेकर आ गए आप। आंचल, मैं अभी तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब देने के मूड में नहीं हूँ और अब चाहे ये शर्मीली हो या बेशर्म, ये अब तुम्हारी सौतन है और अब इमली इसी घर में हमारे साथ रहेगी। इतना बोलकर दीपक इमली के साथ घर में चला जाता है। अब इमली आंचल को झलाने के लिए जानबूझकर छोटे कपड़े पहनकर दीपक के आसपास रहती है। दीपक,
सच में तुम्हारी गांव वाली बीवी ना एक नंबर की दिहातन है। अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें मिल गई और तुम्हारी शादी मुझसे हो गई, वरना तुम्हें जिंदगी जीने का असली मजा तो मिलता ही नहीं। तुम जैसा कूल बंदा कभी अपने आप को पहचान ही नहीं पाता। जानता हूँ बेबी, तभी तो शहर में तुम्हें देखते ही खो गया। राम राम, कैसे बेशरम औरत है जो हम लोग के सामने दीपक जी को ऐसे पकड़ रही है। इसमें शर्म कैसी? मैं अपने पति के साथ हूँ और इसमें मेरी तो गलती है ही नहीं, क्योंकि दीपक तुम में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। इमली आंचल को भला बुरा बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ सुमित्रा आ जाती है और इमली की ऐसी बेशर्मी देखकर उसे डांटते हुए उससे कहती है, देख लड़की, मैं तुझे अपनी बहू नहीं मानती और तुझे अपनी बेशर्मी दिखाने का अगर इतना ही शौक है तो तू शहर में जाकर दिखाना। ये गांव है गांव, यहाँ तेरी बेशर्मी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सासू माँ, आप जिसे बेशर्मी कह रही हो वो दरअसल रोमांस है। रोमांस हो या बेशर्मी, ये सब कुछ तुम अगर अपने कमरे में करो तो ज्यादा अच्छा होगा। माँ, तुम छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो। बेबी, हम अपने रूम में चलते हैं। इस तरह से दीपक इमली को कमरे में ले जाता है। समय यूं ही बीतता जाता है और इमली बेशर्मी की सारी हदें पार करने लगती है। ऐसे ही एक दिन गांव के कुछ लोग सुमित्रा के घर उससे मिलने आए होते हैं और तभी इमली टॉवल लपेटकर गांव वालों के सामने आ जाती है और दीपक को किस करती है। ये देखकर सुमित्रा गुस्से से तिलमिला उठती है। बस बहुत हो गया, अब मैं इस लड़की को अपने घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेशर्मी की भी हद होती है। तभी तो मैं आपसे कहती थी, माँ जी मत जाने दो दीपक जी को शहर। देखो शहर जाकर क्या ले आए हैं मेरे लिए। अगर तुम सास बहू को इतनी ही ज्यादा तकलीफ है ना मुझसे, तो निकल क्यों नहीं जाती तुम दोनों इस घर से? तू हमें हमारे घर से निकालने की बात कर रही है, और बेटा तू किस पत्थर का बना है? आखिर कौन सी पट्टी इस बेशरम औरत ने तेरी आंखों पर बांध दी जो तुझे कुछ नजर नहीं आ रहा? देख दीपक, अगर मेरी बहू की बेशरम सौतन इस घर में रहेगी तो मैं और मेरी बहू इस घर में नहीं रहेंगे, समझा तू? अब सोच ले, तुझे माँ चाहिए या दूसरी बीवी? डार्लिंग, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितना अच्छा ऑप्शन दिया है। जल्दी इन्हें अपना जवाब दो और मैं इनका सारा सामान घर से बाहर फेंक देती हूँ। माँ, गलती मैंने करी है तो सजा आप क्यों भुगतेंगी? अब मैं आंचल से प्यार नहीं करता और मैं इमली के बिना रह नहीं सकता। अब चाहे इमली बेशर्म हो या शर्मीली, मैं अपनी इमली को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। पर मुझे अपनी गलती का भी अफसोस है। हो सके तो अपने बेटे को माफ कर देना। अब दीपक अपनी दूसरी बीवी को लेकर शहर वापस चला जाता है तो वहीं दूसरी ओर आंचल भी अपनी सास के साथ गांव में रहकर एक छोटी सी नौकरी करती है और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती है। काली अंधेरी रात तेज तूफान चल रहा था और उस तूफान और बारिश ने न जाने कितने ही गरीबों से उनका घर छीन लिया था। उन्हीं में से कुछ गरीब अनाथ बच्चे जो सड़क पर झुग्गी में रहा करते थे, परंतु उस रात उनसे वो भी छिन जाता। तो वहीं तेज वर्षा और तूफान चलने के कारण एक चुड़ैल जंगल से बाहर आती है और उसकी नज़र दो मासूम गरीब अनाथ बच्चों पर पड़ती है जो बारिश से बचने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे थे। उन बच्चों को देख चुड़ैल इंसानी रूप लेकर उनके पास जाकर बोलती है, अरे बच्चों, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? देखना ही रहा कितनी तेज हवाएं चल रही हैं, बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है। ऐसे में तुम्हें लग गई तो तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? उनके पास दिमाग नहीं है जो उन्होंने तुम दोनों को ऐसे ही घर से बाहर निकाल दिया? हमारा इस दुनिया में और कोई नहीं है और मेरी छोटी बहन पिंकी, हम दोनों ही अनाथ हैं। ये सुनकर चुड़ैल को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद चुड़ैल उन दोनों को अपने साथ पास के ही खंडर में ले जाती है और उन दोनों से बोलती है, बच्चों, अब से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, अब से हम तीनों साथ रहा करेंगे। इतना बोलकर चुड़ैल उन दोनों को अपने बच्चों की तरह एक माँ की तरह लोरी सुनाकर सुला देती है। अगली सुबह जब रवि और पिंकी की आँख खुलती है तो रवि पिंकी से बोलता है, पिंकी, बहुत भूख लगी है ना? कल रात को भी हमने कुछ नहीं खाया था। इसी बारिश और तूफान की वजह से हम कल रात को भूखे रह गए थे। अब बारिश रुक चुकी है, हम दोनों भीख मांगने चलते हैं। इतना बोलकर रवि और पिंकी चुड़ैल को सोता हुआ छोड़कर भीख मांगने के लिए चले जाते हैं। वो दोनों अब रोड पर भीख मांगने लगते हैं। तो वहीं जब चुड़ैल की आंख खुलती है तो वो रवि और पिंकी को इधर उधर ढूंढने लग जाती है, परंतु उसे वो दोनों बच्चे कहीं नहीं मिलते। इसी तरह से रात हो जाती है और रात होने के कारण वो अपना असली रूप लेकर उन दोनों बच्चों को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर रोड पर पिंकी और रवि पर पड़ती है। एक सेठ मासूम छोटी सी पिंकी के साथ बदतमीजी कर रहा होता है, तो वहीं रवि अपनी बहन को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है।
पर उन गुंडों ने रवि को पकड़ा हुआ था। ये देखकर चुड़ैल का गुस्सा बढ़ जाता है और वो अपनी शक्तियों से आसपास के खड़े सभी पेड़ों को अपनी शक्तियों से उखाड़ देती है। ये सब देख गुंडे एक दूसरे से बोलते हैं, ये सब क्या हो रहा है? पेड़ अचानक से कैसे उखड़ गया? वे गुंडे ये सब कुछ सोच ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है। तुम गुंडों को शर्म नहीं आती एक मासूम बच्ची के साथ इस तरह का घिनौना काम करते हुए? पर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें इस लायक नहीं छोड़ूंगी कि तुम किसी के साथ बदतमीजी कर सको। अबे कौन है तू? सामने आ। अच्छा, इतनी ज्यादा जल्दी है तुम लोगों को मरने की? तो लो, देख लो अपनी मौत को। इतना बोलकर चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। रवि और पिंकी अपने सामने चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाते हैं, लेकिन चुड़ैल उन बच्चों को अपनी शक्तियों से बेहोश कर देती है। तो वहीं गुंडे भी चुड़ैल को देखकर वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन चुड़ैल अपना विशाल रूप ले लेती है और अपने दोनों हाथ बड़े करके अपनी मुट्ठी में उन गुंडों को पकड़ लेती है और उनसे बोलती है, क्या हुआ? तुम तो मेरा सामना करने वाले थे ना, और मेरे आते ही इतना ज्यादा डर गए कि अपनी जान बचाकर भागने लगे? हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई, हमें जाने दो। सही कहा तुमने, गलती तो तुमसे हुई है। तुमने एक चुड़ैल के बच्चों पर हाथ डाला है। उन बच्चों को मैंने गोद लिया है और अब मैं उन बच्चों की माँ बनकर उन्हें पालूंगी, और जो कोई भी मेरे बच्चों की तरफ आंख उठाकर देखेगा मैं उन्हें मौत के घाट उतार दूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल उन सभी गुंडों को एक साथ निगल जाती है। अब कुछ देर बाद जब रवि और पिंकी को होश आता है तो चुड़ैल अपना एक बार फिर से इंसानी रूप धारण करके पिंकी और रवि से बोलती है, मेरे बच्चों, तुम दोनों कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैं सुबह से तुम्हें कितना ढूंढ रही हूँ। देखो, रात हो चुकी है, तुम्हारे पास रहने खाने की कोई जगह नहीं है। अब से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें कोई भी जरूरत पड़े तो तुम दोनों सीधा आकर मुझसे बोलना। अब रवि और पिंकी भी उसे अपनी माँ मानने लगते हैं और उसी चुड़ैल के साथ रहने लगते हैं। अब चुड़ैल पिंकी और रवि के साथ उसी खंडर में रहने लगती है और लोगों के घरों में जाकर काम किया करती। सब कुछ सही चल रहा होता है। तभी एक दिन जब चुड़ैल इंसानी रूप लेकर काम करने के लिए जाती है तो कुछ लोग आकर पिंकी और रवि को खरी खोटी सुनाने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। शाम को जब चुड़ैल घर आती है तो पिंकी चुड़ैल से बोलती है, माँ, हमें भी अच्छे अच्छे साफ कपड़े चाहिए। हमें भी स्कूल जाना है और पढ़ना लिखना है बाकी बच्चों की तरह। हाँ बेटा, बस कुछ दिन की बात है, फिर एक दिन हमारे पास भी हमारा अपना घर होगा, तुम्हारे पास भी अच्छे कपड़े होंगे और तुम दोनों भी स्कूल जा पाओगे। पर मेरे बच्चों, आज ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतने ज्यादा उदास हो और ऐसी बातें कर रहे हो? माँ, आपके जाने के बाद यहाँ कुछ सेठ आए थे। उन्होंने हमें कचरा बोला और ये भी बोला कि अगर हम 2 दिन में ये जगह खाली नहीं करेंगे तो वो लोग हमें हमारी सही औकात दिखा देंगे। नहीं मेरे बच्चों, तुम कोई कचरा नहीं हो। तुम भी उन्हीं लोगों की तरह एक साधारण इंसान हो। जिसने मेरे बच्चों का दिल दुखाया है उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। इतना बोलकर चुड़ैल रवि और पिंकी को खाना खिलाकर सुला देती है और जब रवि और पिंकी सो जाते हैं तो चुड़ैल अपना असली रूप धारण करके सेठ के घर जाती है और उन्हें भी एक खौफनाक मौत दे देती है। अब इसी तरह रवि और पिंकी को जो भी कोई तंग करता, चुड़ैल इसी तरह से उन्हें मार दिया करती। ऐसे ही एक शाम रवि और पिंकी कुछ बच्चों के साथ बाहर खेल रहे होते हैं। तभी एक बच्चे से रवि की लड़ाई हो जाती है। वो बच्चा रवि को मारता है जिस वजह से रवि के मुंह से खून निकलने लग जाता है। ये देखकर चुड़ैल अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती और सबके सामने अपने चुड़ैल रूप में आकर उस बच्चे को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेती है और उससे बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे बेटे को मारा, अब तुझे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा दुष्ट बच्चे। नहीं माँ, इसे मत मारो। रवि और पिंकी बार बार चुड़ैल से बोलते हैं कि उस बच्चे को ना मारे, लेकिन चुड़ैल किसी की नहीं सुनती। अब तेज बारिश होने लगती है और बिजली कड़कने लगती है, जिसमें से एक बिजली पिंकी के ऊपर गिर जाती है और रवि चुड़ैल से बोलता है, तुम हमारी माँ नहीं, एक चुड़ैल हो और आज तुमने मुझसे मेरी बहन को छीन लिया। अगर तुमने मेरे दोस्त को मारा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुमने हमें खाना खिलाया और माँ वाला प्यार दिया था। चुड़ैल। रवि के मुंह से चुड़ैल शब्द सुनते ही चुड़ैल की आंखें खुल जाती हैं और वो उस मासूम बच्चे को नीचे गिरा देती है। भारी वर्षा होने लगती है और वो देखती है कि बिजली पिंकी के ऊपर गिर गई है, जिस वजह से पिंकी की मौत हो जाती है। ये सब देखकर चुड़ैल बहुत रोती है और खुद से बोलती है, बारिश का ऐसा कहर टूटा है मुझ पर कि मुझसे मेरे बच्चे छिन गए। रवि को मेरा असली रूप पता चल गया। मेरी बेटी पिंकी मर गई। मैं कितनी खुशहाल जिंदगी जी रही थी, पर अपने गुस्से में आकर मैंने सब बर्बाद कर दिया। रवि बेटा, माना कि मैं एक चुड़ैल हूँ,
पर मैंने कभी तुम दोनों पर कोई आंच नहीं आने दी। एक चुड़ैल कभी माँ नहीं बन सकती। अगर मुझे और पिंकी को पता होता कि तुम एक चुड़ैल हो तो हम तुम्हें माँ के रूप में कभी नहीं अपनाते। आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से इस बारिश में मेरी बहन के ऊपर बिजली गिरी और वो मर गई। वो तुम्हें रोकती रही पर तुमने उसकी एक नहीं सुनी। अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैं अकेले था और मुझे अब अकेले ही रहना है। चली जाओ तुम यहाँ से। अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं भी पिंकी की तरह मर जाऊंगा। रवि की ये बात सुनकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद अब रवि एक बार फिर से पहले वाली जिंदगी जीने लगता है। तो वहीं दूसरी ओर चुड़ैल बिना रवि के सामने आए उसके आसपास रहकर उसकी हिफाजत करती है। सुमन का प्रेम विवाह हुआ था और उसका एक छोटा बेटा भी था। वो उसका लालन पालन बड़ी ही मुश्किलों से करती थी। सुमन का पति उसे छोड़कर चला गया था। सुमन उसकी याद में दिन रात रोया करती थी। अब क्या रोती ही रहेगी या काम धंधा भी करेगी? अरे रोते रोते अपने बेटे को निहारती रहा कर। मेरा बेटा तो पता नहीं कहाँ भेज दिया तूने, आने का नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं क्या पढ़ा लिखा कर भेज दिया है उसको। माँ, पता नहीं भैया कहाँ होंगे, और अच्छा भी है भैया यहाँ से चले गए। कम से कम इस मनहूस का चेहरा तो नहीं देखते। जहाँ भी होंगे खुश रह रहे होंगे। इसके साथ तो उनकी जिंदगी नर्क बन गई थी। आए दिन लीलावती और शिवानी उसको ताना दिया करती थी। वो पूरे घर में अकेली पड़ गई थी क्योंकि वो प्रेम विवाह करके आई थी। इस वजह से लीलावती और शिवानी दोनों उसको पसंद नहीं करती थी। माँ, पता नहीं इसको क्या देखकर मेरे भाई ने पसंद किया था। न देखने में सुंदर है और न ही कुछ काम आता है। इसको हमारे माथे मड़कर पता नहीं कहाँ चले गए भैया। अरे उसने पसंद नहीं किया होगा, इसी ने हमारी जमीन जायदाद को देखकर उसको अपने बस में कर लिया होगा। जादू टोने से मेरे बेटे को फंसाकर खुद शादी कर ली और अब यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं कब तक रहेगी, हमारी छाती पर मूंग दलेगी। जब भैया नहीं है तो ये यहाँ पर क्यों है? इसको भी चले जाना चाहिए। चल जाकर मेरे लिए चाय बना कर लेकर आ। अब यहाँ पर अपने बेटे के साथ मत बैठ, जो पूरे दिन सर में दर्द रखता है रो रो कर। सुमन लीलावती के लिए चाय बनाने के लिए चल देती है। वहीं शिवानी सीढ़ियों पर तेल डाल देती है, जिसकी वजह से सुमन का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अरे ये क्या हुआ? इतनी तेज क्या गिर गया? माँ, हमारा काम खत्म हो गया। मैंने सीढ़ियों पर सरसों का तेल डाल दिया था, जिसकी वजह से सुमन का पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से गिर गई। अरे ये क्या किया तूने? माना हमें उससे पल्ला झाड़ना था, पर तूने तो इसकी जिंदगी से ही पल्ला झाड़ दिया। चल, जो हुआ अच्छा हुआ, पर अब इसको कहीं ठिकाने लगाना होगा। अगर पड़ोस में से किसी को इसके बारे में पता चल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे और पुलिस हमें जेल में चक्की पिसवाएगी। माँ, तो अब मैं क्या करूं? अरे करना कुछ नहीं है, इसको उठाकर पीछे वाले बागीचे में गाड़ दे, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर किसी ने सुमन के बारे में पूछा तो? अरे तो क्या, अरे कह देंगे कि किसी के साथ भाग गई, हमें नहीं पता। आखिर हमसे कोई क्यों पूछेगा, और कह देंगे कि ये कौन सा हमारी कुछ लगती थी। शिवानी और लीलावती उसको उठाकर बागीचे में दबा देते हैं, जिससे किसी को भी पता नहीं चलता। माँ, सुमन को तो हमने ठिकाने लगा दिया, अब इस बच्चे का क्या करें? करना क्या है, अरे पड़ा रहेगा यहाँ पर एक कोने में। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो अनाथ आश्रम में दे आएंगे। जब सुमन ही नहीं है तो ये बच्चा हमारे किस काम का है, बेकार में हमारा काम बढ़ाएगा। लीलावती और शिवानी अपनी लाइफ में मस्त हो जाती हैं। न ही उस बच्चे को दूध देती हैं और न ही उसका ध्यान रखती हैं। एक बार बच्चा पलट खाकर गिर जाता है, तभी सुमन वहां पर आ जाती है। मेरा बच्चा गिर गया। मेरी सास और ननद दोनों को इसका तो ध्यान ही नहीं है। इस तरह से तो मेरा बच्चा मर जाएगा। मुझे इस बच्चे को ले जाकर इसका ध्यान रखना होगा। मेरा बच्चा, इस बच्चे को मुझे कहीं छुपाना होगा, नहीं तो कोई मुझे इस रूप में देख लेगा तो ये बच्चा भी मेरे हाथ से चला जाएगा। सुमन सभी जगह तलाश करती है,
परंतु उसे कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलती है। तभी उसे एक सरकारी दफ्तर दिखता है। अरे ये दफ्तर, हाँ मुझे यहीं पर छुपकर रहना चाहिए, पर यहाँ पर तो चपरासी भी रहते हैं। हाँ, इस दफ्तर में एक पुराना शौचालय है, मैं वहीं पर रहती हूँ, वहां पर मुझे कोई नहीं देख पाएगा। और सुमन उस पुराने शौचालय में रहने लग जाती है और अपने चुड़ैल रूप में आकर बच्चे की देखभाल करती है। परंतु उसके लिए उसे खाने की आवश्यकता होती है। अब मैं इसके लिए खाने का बंदोबस्त कैसे करूं? सुमन एक अच्छी सुंदर महिला के रूप में आ जाती है और वो काम की तलाश में निकल पड़ती है और दुकानदार से कहती है, भाई साहब मुझे कुछ काम मिल सकता है? मेरी दुकान पर तो कुछ काम नहीं है, पर पास में एक भोजनालय है, वहाँ पर तुम्हें कुछ काम मिल सकता है। तुम वहाँ जाकर काम के लिए पूछ सकती हो। और सुमन उस भोजनालय में काम के लिए पूछने जाती है तो उसको काम मिल जाता है। अपने बच्चे को साथ लेकर वो भोजनालय में खाना बनाने का काम शुरू कर देती है। भोजनालय का मालिक आकाश उसके काम से बहुत खुश होता है। सुमन, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। तुम्हारे खाने से मेरे सारे कस्टमर बड़े खुश होते हैं और मेरे धंधे में भी बहुत बढ़ोतरी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा गुजारा अच्छी तरह से चल जाएगा। सुमन, आज मेरी सालगिरह है, लो मिठाई खा लो। नहीं साहब, मैं नहीं खा सकती, मुझे मीठा पसंद नहीं है। थोड़ा सा तो खा लो, आज मेरी सालगिरह है। फिर भी नहीं खाओगी क्या? मैं इनको कैसे बताऊं कि मैं मीठा नहीं खा सकती, क्योंकि मैं एक चुड़ैल हूं। अगर मैं मीठा खाऊंगी तो गलत होगा, मैं तो मांस खाने वाली बन चुकी हूँ। अब सुमन अपने बच्चे को लेकर वहां से चलने लगती है। आकाश सोचता है कि आखिर ये मीठे से इतना डर क्यों रही है। आकाश इसका पता लगाने के लिए सोचता है और उसका पीछा करता है और सरकारी दफ्तर तक पहुंच जाता है। अरे, इस सरकारी दफ्तर में ये सुमन कहाँ जा रही है? इसमें तो कोई रहता ही नहीं है। सुमन अपने बच्चे को लेकर उस बंद शौचालय में जाकर बैठ जाती है। आकाश उसका पीछा करता हुआ वहीं पर पहुंच जाता है। अरे, ये तो सरकारी शौचालय है, इसमें तो बहुत बदबू आ रही है। ये तो सालों से बंद है, ये यहाँ पर कैसे रह रही है? पर जब आकाश अंदर जाकर देखता है तो सुमन अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन आकाश उसको कुछ और पैसे दे देता है और कहता है, अपना और अपने बच्चे का अच्छी तरह से ध्यान रखो। अब सुमन अपने बच्चे को अच्छी अच्छी चीजें खिलाना शुरू कर देती है। एक दिन सुमन रसोई में काम कर रही थी तो उसका बच्चा चलते चलते गैस के पास आ गया और जैसे ही उसका हाथ जलने वाला था, सुमन चुड़ैल के रूप में आ गई और अपने बच्चे को बचा लेती है। अगर अभी तुम्हारा हाथ जल जाता तो क्या होता? मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में तुम्हारे सिवा। तभी आकाश वहां पर आ जाता है और उसको चुड़ैल के रूप में देखकर डर जाता है। तुम चुड़ैल हो? इतने समय से तुम मेरे घर में काम कर रही हो। मैं एक चुड़ैल के साथ खाना खा रहा था। साहब, मैं बेशक एक चुड़ैल हूँ, पर उससे पहले मैं एक माँ हूँ। और सुमन अपनी सारी कहानी आकाश को बता देती है और रोने लग जाती है। आकाश उसको तसल्ली देता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा और तुम्हारे गुनहगारों को सजा भी दिलवाऊंगा। आकाश पुलिस को लेकर उसकी कब्र पर चला जाता है। पुलिस लीलावती और शिवानी को गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें सजा देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया साहब, अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। बस अब मेरे बच्चे का क्या होगा? तुम चिंता मत करो, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं इसको अच्छी परवरिश दूंगा और इसका बहुत ख्याल रखूंगा और इसको एक काबिल इंसान बनाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सुमन की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो गायब हो जाती है।